1980 के दशक के मध्य से कश्मीर की शांत घाटियों और पर्वतों पर हिंसा का एक ग्रहण लगा। यह ग्रहण कभी बंदूक की गोली में दिखाई देता था, कभी पत्थरबाजों के पत्थरों में। कभी हमने होम ग्रोन टेररिस्ट देखे, कभी फॉरेन मर्सनरी। कभी हमने मजहबी तकरीरें सुनी हिंदुस्तान के खिलाफ, तो कभी राजनीतिक स्वार्थ ने इस हिंसा को भड़काया। 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किए गए आर्टिकल 370 को लेकर, उसके बाद से यह क्षेत्र में शांति तो प्रतीत हो रही है, पर क्या यह क्षेत्र सचमुच में शांत है? यह बहुत मूलभूत एक प्रश्न है और बहुत गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न पर चर्चा के लिए आज हम जुड़ने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे से। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे कमांडेंट रह चुके हैं आर्मी वॉर कॉलेज मऊ के और फॉर्मर जीओसी रहे हैं चिनार कोर के। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने कश्मीर में अपने अलग अलग टेन्योर्स में हिंसा के विभिन्न आयामों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो आइए हम जुड़ते हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे से। सर, संवाद से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं हम कश्मीर से। आपका कश्मीर से बहुत एक करीबी रिश्ता रहा है। कई टेन्योर्स आपने किए सर, वहां पे अलग अलग पोजीशंस पे किए, अलग अलग पीरियड्स में किए। एक वायलेंस की एक जिसको कहीं निरंतरता हमने देखी कश्मीर में काफी हद तक, काफी दिनों तक। उस वायलेंस का एवोल्यूशन आपने कैसा देखा? सबसे पहली बात, संवाद में बुलाने के लिए आपका आभार और आपको बहुत बधाई कि आप संवाद के माध्यम से जो हमारे देश और पूरी जो दुनिया के अंदर कुछ न कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होते हैं, आप उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं और लोगों के पास में अपने माध्यम से इसको पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहली बात है कि कई लोगों को लगता है, जैसे आपको भी लगता है, कि मेरा सिर्फ कश्मीर के साथ ही नाता रहा है, बट मैंने पूरे देश के अंदर हर किनारे के अंदर, ऑपरेशन इलाके के अंदर नौकरी करी है। रेगिस्तान के इलाका हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्किम का इलाका हो, जंगल पहाड़ का, तो मैं चारों तरफ रहा हूँ। और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर नौकरी करी है, फिर ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के ऑपोजिट करी है। मगर यस, कश्मीर के साथ में नाता इसलिए जुड़ जाता है कि एक 1990 के अंदर जब एक वहाँ पे हालात काफ़ी बिगड़ रहे थे या बिगड़ चुके थे, मेरी दूसरी फील्ड जो पोस्टिंग थी, ऑपरेशन की पोस्टिंग वहाँ पे हुई। और तब भी मैं बहुत यंग ऑफिसर था, मेरे ख्याल से कोई 25 से 1 साल की उम्र रही होगी मुझे उस टाइम पे। और 7 टेन्योर किए मैंने, और हर बहाव को देखा जी। और लास्ट का बहाव जब एक वो पीस और स्टेबिलिटी का आया वहाँ पर 2022 के अंदर, वो मेरा लास्ट टेन्योर था। और उसके बाद में 2 साल के बाद मैं निकल के मैं रिटायर हो गया। तो मैंने कश्मीर को, जो उसकी पूरी जो स्थिति है, अपने आंखों के सामने बनती बिगड़ती देखी है। और वहाँ की जो एक वायलेंस और सेपरेटिज्म का एक पैटर्न था, वो एक बड़ा ही चेंजिंग पैटर्न रहा है। हमेशा वो बदलता रहा है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट ये रहा है कि जो उसमें रेडिकलाइजेशन का एक तरीका था और एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का तरीका था, वो एक हमेशा वहाँ पे कायम रहा। लोगों ने उसको काफ़ी भुनाने की कोशिश करी है और उसके अंदर बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ। उनके बच्चे, परिवार अब बहुत आबाद हो गए लोग, उसे पैसा कमा करके, और बड़ा पावर कमाएगा उन्होंने। तो 1990 के अंदर एक समय चल रहा था जब कश्मीरी पंडितों को मार काट करके भगा रहे थे वहाँ से। और वो जो आप पिक्चरों में सुनते हैं और कई लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब उस टाइम पर बाकी में चल रहा था जी। या तो कन्वर्ट हो जाओ, अपनी लड़की दे दो, और ये सब चल रहा था। मगर कश्मीरी पंडितों का ही तबका नहीं वहाँ पे उनके निशाने में था। जब ये ऐसे गदर होते हैं तो एक सभ्य मुसलमान भी हो, चाहे कोई भी हो, उनको भी इस चीज़ को झेलना पड़ता है। जो आप मेजॉरिटी देखते हैं, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है, मगर वो जो सेंक है वो आग है, वो आपके घर में भी लगती है जी। तो उनके भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनकी बहू बेटियों के ऊपर भी वो आग सेंक लगी। और कई लोगों ने वहाँ पर, कश्मीरी मुसलमानों ने भी वहाँ से प्लान किया। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो वापस आ सके, बट कश्मीरी पंडित अभी वापस नहीं जा सके। तो 1990 के अंदर एक जब आज़ादी का माहौल चला और हज़ारों की संख्या में जो यूथ है
वो पार गया और उनको ऐसा लगा, उनके दिमाग में, जहन में डाल दिया कि अब एक रेवोल्यूशन हो गया है और अब आपको आज़ादी मिल जाएगी और देश आज़ाद हो जाएगा। और वो एक वेलकम वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर किया गया और उनको ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान उनको एक मोहरे के तरीके पे यूज़ कर रहा है। सो कई गांव उठ के चले गए, जो एलसी के पास में गांव थे, वो गांव के गांव उठ के पार चले गए कि अब जब आज़ाद होगा तब हम आ जाएंगे। और इनका इस्तेमाल किया गया एज ए लेबर फोर्स, एज ए फ्रंट फोर्स। एमुनिशन, असला, हथियार, वो सारे सामान मंगाए गए, डंप किए गए, क्योंकि पाकिस्तान का प्लान ये था कि जो तालिबान की लड़ाई के अंदर उनके लोग जो वहां पे गए थे, उन्होंने एक फैक्ट्री चलाई मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर टेररिस्ट बनाने के लिए, जो सोवियत रशिया के बरखिलाफ लड़े। अब वहां तो वो जीत गए एक तरीके से, सोवियत रशिया वापस चला गया, अमेरिका की जीत हो गई, तालिबान की जीत हो गई, और अब ये वापस आ गए घर के अंदर। अब ऐसे मुशरंडों को जिनको आपने पाला था, उनका आप क्या करेंगे जी। वो अब उनकी बहू बेटियों का खतरा हो गया। तो उन्होंने यही सोचा था कि अब इनको हम कहीं और इनका इस्तेमाल करेंगे, जो हथियार है, असला है, उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और ये भी लोग इस्तेमाल हो जाएंगे। और उधर भी उनको भी समझाया गया कि भाई कश्मीर के अंदर अच्छी लड़कियां हैं, पैसा है, ऐश करोगे, आराम करोगे, चलोगे। अब यहाँ से ये श्रीमान जी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग यंग बच्चे उठा करके हथियार वाला लेके आए, डंप करे, और धीरे धीरे इनके दिल में ये होने लगा तो आज़ादी हो जाएगी। और फिर जब पाकिस्तान ने लगा कि ये तो इनको लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग हो गया मोटिवेशन, फिर इन्हीं को उन्होंने वहाँ से पाकिस्तानी जो हार्डकोर कश्मीर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते थे, जिनकी नीयत आज़ाद कश्मीर की नहीं थी, मगर उनकी नीयत ये थी कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज हैं बिकॉज हमारा धर्म एक है। और उन्होंने पैसे से भी खाए हुए थे, पावर भी थी। वही तबके को उठा करके वो नेम बन गया हिजबुल मुजाहिदीन। और उन्होंने इनके थ्रू, अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले जो लड़के थे, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई, एचएम वालों की ट्रेनिंग अच्छी थी, इनसे उन्होंने उनको मरवाना शुरू किया आपस में ही। फिर खैर ऑफकोर्स आर्मी भी आने लगी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी हो गई। तो ये सब निकल करके इन्हीं को इन्होंने खत्म करना शुरू किया। फिर जेकेएलएफ आपने सुना होगा, पहले बहुत लंबे तरीके से उठी, वो एकदम से सडनली खत्म हो गई 2-3 साल 4 साल के अंदर ही। और ये या तो लोग एचएम में चले गए, या ये खत्म हो गए, या इन्होंने फिर सरेंडर कर दिया बाद में। जो पूरा हथियार असला था वो अब एचएम के पास में आ गया। मगर पाकिस्तान के पास में दूसरी नीति थी कि जब ये जो हार्डकोर बंदे हैं, इनका भी थोड़ा दिमाग खत्म होगा, तब हम अपने असली लोग को लेके आएंगे। नाउ दे स्टार्टेड गेटिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई अफगान से आ गया, कोई जैसे बैशी वगैरह होते हैं, वैसे वैसे लोगों को बुला करके उन्होंने एक टोटल मर्सनरी एनवायरनमेंट, मगर धर्म के नाम पर, कि वहाँ पे औरतों के साथ में जुल्म हो रहा है, मदरसों में या मस्जिदों में आपको अजान नहीं पढ़ने दे रहे। वो एक धर्म से युद्ध के बना करके उन्होंने वहाँ से लोग भेजने शुरू किए। तो जैसे ये 90 to 92, 91, 92, 93 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का था, फिर 92, 93, 94 के अंदर एचएम का दफ्तर रहा। अब 94, 95 के बाद में हरकतुल सार और ऐसे करके नए किस्म के हुजी, हरकतुल मुजाहिदीन, ऐसे करके नाम, जिसमें काफ़ी फॉरेनर्स थे, पाकिस्तानी थे, जो बड़े हार्डन्ड लोग थे। हार्डन्ड ये थे कि जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग थे या एचएम वाले थे, वो उनका लेबर फोर्स का काम करते थे। और ये लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा करके, और ये उनके साथ में 20, 25, 30 लड़के चलते थे। और उनके साथ, लड़कों के साथ में क्या होता है वो मैं आपको कैमरे पे नहीं बताना चाहूँगा, आप समझ ही रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सर। तो फिर ये जो कश्मीर की कौम थी, वो उनके लिए एक ऐशो आराम की भी बन गई। वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भी ये देखा कि यार यहाँ पे तो मुसलमान बिल्कुल सब कुछ सही है, मस्जिद में अज़ानें चल रही हैं, सब है, देयर इज ऑल फ्रीडम। तो इन एनी केस दे हैड टू एंजॉय, बट दे वर प्लेइंग ऑन टू ट्यून ऑफ पाकिस्तान। तो 95 का जो एक मौसम आया, तब वो एक बहुत ही खतरनाक समा था, जब ये सारे फॉरेन टेररिस्ट आ गए। और ये टाइम था जब आईडीज शुरू हुई, सुसाइड बॉम्बिंग टाइप एनवायरनमेंट शुरू हुआ। इसी टाइम पे चरार शरीफ जल के खाक हो गया। इस टाइम के अंदर मैं दोबारा से कश्मीर के अंदर आ गया।
और मैं फिर साउथ कश्मीर में था, उससे पहले मैं नॉर्थ कश्मीर में था। जब ये एक्सफिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन रहा था तो मैं बॉर्डर पे था, एलसी पे। फिर जब ये टेररिज्म पूरी उतार वो इंटीरियर चाव में आ में था, गया जी। इंटीरियर में था, साउथ कश्मीर में, तो मैं साउथ कश्मीर में था। और फिर तब तक 93 के अंदर राष्ट्रीय राइफल का आना क्रिएशन शुरू हो गया। 94 95 में राष्ट्रीय राइफल पूरी फ्लो में थी। फिर एसओजीज जम्मू कश्मीर पुलिस की तैयार हो गई, फिर इख्वान आ गए, और फिर ये तीनों ने मिलकर के धीरे धीरे, और फिर कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो भी समझने लगी कि यार ये तो हमारे घर में आते हैं, हमारी औरतों के साथ में क्या करते हैं और पैसे लेते हैं और बदतमीजी करते हैं, एक जहर चलने लगा। फिर वो धीरे धीरे एक टर्न सोसाइटी के अंदर, फौज के अंदर इसके खिलाफ हुआ, और ये चलते चलते एक 98 99 के अंदर ये काफी डिमिनिश होने लगा। फिर उसके अंदर वो उन्होंने इंजेक्शन दिया 99 के अंदर, जब ये कारगिल के अंदर इंट्रूजन हुआ। और वो एक वैसे बदला तो उनको लेना था सियाचिन ग्लेशियर का, 71 का, मुशर्रफ के दिमाग में कीड़ा पहले से था। और वो जब इंट्रूजन हुआ तो इसमें एक बड़ा स्ट्रेटेजिक उनका रीजन ये भी था कि दुनिया की आंखों में कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म होने लगी थी, क्योंकि टेररिज्म भी धीरे धीरे कम हो रहा था, मगर दुनिया की निगाह उस तरह से हटके कहीं और जा रही थी, और इसको एक इंटरनेशनलाइज करना जरूरी था, और इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता था। 98 के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे हमने, तो हमारी भी थोड़ा सा आइसोलेशन था, तो एक तरीके से हमारे देश को एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म में ले आके खड़ा करना था, और उन्होंने ये 1999 वाला चाल चला, एंड दैट इंटरनेशनलाइज्ड अ लिटिल बिट दिस होल प्रॉब्लम। और उससे थोड़ा सा एक फिर से स्पाइक हमारे जो टेररिज्म के अंदर दोबारा हुआ जी। अब ये एक टाइम था जब ये जो सेपरेटिस्ट थे और जो थोड़ा रेडिकल तबके के जम्मू कश्मीर के लोग थे और जो इनके हैंडलर्स थे, उन्होंने एक चीज़ और रियलाइज करी कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो सीनियर तबके के लोग हैं, ये समझदार लोग हैं और ये बड़े बैलेंस्ड लोग हैं, इनको रेडिकलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक्चुअली कश्मीरी सोसाइटी इज वेरी मॉडर्न सोसाइटी, बहुत ही अपने समय से आगे की सोसाइटी। आप उनकी पिक्चर देखें, जो स्क्रीनशॉट्स देखें 60s की 70s की, बड़े मॉडर्न किस्म के लोग हैं और अंदर से ही बहुत मॉडर्न है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इनकी ट्रेनिंग, जो एजुकेशन हम अपने स्कूलों में कराएंगे, एंड दैट इज अ टाइम व्हेन सेपरेटिस्ट लेड स्कूल स्टार्टेड मशरूमिंग। अच्छा, ठीक है। और ये ट्रस्ट के स्कूल बनने शुरू हुए, वहां पे एजुकेशन शुरू हुई, और वो उस टाइम के जो एजुकेटेड लोग हैं वो फिर आज की तारीख में 10-15 साल के अंदर सोसाइटी में एक वो जहर लेके तैयार होकर के जो बंदे आए, वो फिर सोसाइटी के अंदर वेरियस लीडरशिप पोजीशन के अंदर है। उनको ये नहीं मालूम कि वो जो कर रहे हैं वो उनके दिमाग में जहर डाला गया है, बिकॉज जो जहर जाता है ना वो एजुकेशन के थ्रू डाला जाता है। जी। तो आपने जब बचपन के अंदर उनकी एजुकेशन गलत कर दी, तो वो जब बड़ा होता है बच्चा, तो वो जहर लेके ही जीता है। सो दैट शिफ्ट फ्रॉम वायलेंस टू आइडियोलॉजिकल शेपिंग ऑफ माइंड, वो तकरीबन एंड 90s एंड अर्ली 2000 के अंदर शुरू हुआ। और इस टाइम तक जो टेररिज्म का मामला था वो काफी कंट्रोल में होने लगा। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर हो गया, तुम तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का 2001 के अंदर प्रेशर हो गया, और 2003-4 के आसपास एक ये मिशन चला जो फेंसिंग का था, वो पूरी की पूरी एलसी हम लोगों ने फेंस कर दी, और फिर आरआरबी जो है काफी फुल फ्लो में आ गई। तब तक हमारी तकरीबन 50 एक बटालियन रेज हो चुकी थी। तो अंदर काफी समन्वय के साथ में, सिनर्जी के साथ में काम चल रहा था, एंड देयरफॉर यू विल सी कि मिड 2000 से लेकर के एंड 2010 के आसपास तक टेररिज्म की एक्टिविटी खत्म हो गई। अब एक पॉलिटिकल शेपिंग, हुर्रियत, एंटी इंडिया पार्टीज को इकट्ठा करना, एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के अंदर वो कार्रवाई हुई। तो आप एक वायलेंस और एक आइडियोलॉजी, ठीक है, इसके अंदर एक चल रहा था। देखिए, वायलेंस को कंट्रोल करना बड़ा आसान है लॉ एंड ऑर्डर, मगर जो आइडियोलॉजिकल शिपिंग जो पाकिस्तान ने समझा, और जो इनके जो रेडिकल लोग थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने उसको समझा, वो उन लोगों ने इस चीज को लंबी दूरी के लिए पकड़ लिया। और इस तरह जब यह हुर्रियत आई और
एक समय था जब हुर्रियत में वो पर्ची लिख के जाता था मस्जिदों में कि आज जुमे की नमाज में क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो वो कॉमन चलता था। जो उनकी तकरीर होती थी वो बिल्कुल कॉमन तकरीर होती थी। एंड देन दिस स्टिल गॉट कंट्रोल, बट एक इंतिफादा का टाइम आया, फिर उन्हें पत्थर मारना का तरीका सीखा, एंड देन दे रियलाइज दैट पब्लिक कमिंग ऑन स्ट्रीट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बिकॉज आप गोली नहीं चलाओगे तो आपके ऊपर गोली नहीं आ सकती, तो फिर जो गन है वो आपके साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन दिस टाइम ऑफ इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्टेड, इन विच ये जो यूथ अब 1995 के बाद में स्कूल कॉलेजेस में गया था, जिनका आपने दिमाग शेप किया था, वो 20-22 साल का हो गया। अब वो एक नई जनरेशन ने एक नए तरीके के साथ में उसको मूव करना शुरू किया। लीडरशिप वही था रेडिकल, बट ये जो बच्चे थे रेडिकल जो तरीका बदल गया, तो पत्थर आना, ग्लैमर आना, AK-47 के साथ में फोटोग्राफ खिंचवानी, जीन्स में रहना, तराने बजने, वो फिर एक जो नई जनरेशन वहाँ पे आई जो एक तरीके से पीस भी देख रही थी, मगर वो ये देख रही थी कि एक तरीका और भी हो सकता है जंगलों में थोड़ा सा ग्लैमराइज तरीके से। तो दिस इज टाइम व्हेन बुरहान वानी started coming on the scene, उस तरीके के लोग आने लगे। एंड देन वी हैड टू चेंज टैक, वो टैक्टिक्स चेंज हुई, कैसे उसको हैंडल करना है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट था ऑफ दिस रेडिकल माइंडसेट, सेपरेटिस्ट माइंडसेट, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें। एंड दिस कॉन्टिन्यू टिल 2018-19, जब ये पथराव का सीजन बहुत स्ट्रांग हो गया जी। और फिर एक जब ये टाइम आया तो फिर पथराव का भी सिस्टम कैसे हैंडल करना है, CRPF के साथ, RR के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में, तो ऑपरेशन होते थे हमारे, और हमारे ऑपरेशन के ऊपर पथराव हो रहा है, फिर उसमें फायरिंग हो गई तो उसमें एक बच्चा मर गया, फिर उसके ऊपर से फिर और एक तहस नहस का हुआ। बट धीरे धीरे जब ये समन्वय बना तो फिर ऐसा हो गया कि CRPF अपना फुल कंट्रोल के साथ में पूरी पथराव को कंट्रोल करती थी, RR ऑपरेशन करती थी, और फिर जो एक लोकल टेररिस्ट का सिस्टम था, तो पहले फॉरेन टेररिस्ट थे और ये चलते रहे तकरीबन अर्ली 2000 तक। अब जब ये पाकिस्तान ने के ऊपर प्रश्न आ गया कि आप तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में हमारे साथ तो आप टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो, जब ये शुरू हो गया उसका प्रेशर, तो उसने कहा भाई ऐसा है कि हम अपने बंदे थोड़े कम भेजने शुरू करते हैं और वहाँ लोकल लड़कों को तैयार करते हैं। एंड दैट इज हाउ बुरहान वानी एंड पीपल लाइक देम स्टार्टेड कमिंग इनटू मेन से। और उसका एक बड़ा उनको एडवांटेज भी लगा कि आप एक लोकल लड़के को मारोगे तो कम से कम 100 और बच्चे आप टेरर के लिए तैयार करोगे। सो ये सिस्टम, फिर ये भी सिस्टम समझा गया, उसको कंट्रोल किया गया, सोशल मीडिया वॉरियर्स हो गए, ठीक है, और रेडिकलाइजेशन के तरीके बदल गए। सो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फोर्सेस थी वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर भी काबू पाया, और फिर ये 2019 के अंदर एक जो दिमाग से एक कीड़ा निकाल दिया कि भाई आप तो हमारे अभिन्न या अंग हो, थैंक यू सो मच, 370 इज आउट, और वो एब्रोगेट हो गया। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठंडापन जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर किया है। सर ये 2019 वाला जो 5 अगस्त का जो डिसीजन था 370 का एब्रोगेशन, सर ये जब तक हुआ नहीं था एक बहुत संशय था, बहुत एप्रीहेंशन था हम जैसे सिविलियंस के मन में, पूरे देश के मन में, कि अगर ये कभी हटाया नहीं जा सकता, ये माना जा चुका था कि ये आर्टिकल 370 कभी हटाया ही नहीं जा सकता है। जिस दिन हटा तो भी एक जैसे कि एक आशंका था कि वायलेंस काफ़ी होगा, इसको लोग आसानी से लेने नहीं देंगे, बट आश्चर्यजनक ही कहना चाहिए कि वो वायलेंस दिखा नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने कैसे स्टेप्स उठाए थे, वायलेंस को उठने ही नहीं दिया गया जिससे? देखिए, मुझे तो यकीन था कि अगर जब गवर्नमेंट जो चीज़ चाहती है ना वो कर देती है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ द डे वहाँ चाहेगी कि पत्थर नहीं पड़ेगा तो पत्थर नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ द डे चाहेगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो जब ये चल रहा था तो मेरा तो एडवाइस यही था कि आपको सब लोग बोलेंगे भाई सिक्योरिटी हटा दीजिए, आप सिक्योरिटी मत हटाइए ना, थोड़ी सिक्योरिटी एक समय के लिए बीफ अप कर लीजिए, बिकॉज एक आम नागरिक तो पीस चाहता है, उसे 370 से मतलब नहीं है। ये तो 370 का जो मामला है वो 2, 3, 4 लोग बोलते हैं, और उनके जो नीचे बोलने वाले हैं वो बोलते हैं
बाकी तो एक आम आदमी तो नहीं बोलता, और अब साथ आदमी के दिमाग में हम डाल दिए 370 से हम तो लुट गए, 100 बार बोलिए तो वही आपको जवाब देगा। मगर उससे पूछना शुरू करिए कि भाई 370 जाने से आपका नुकसान क्या हुआ, तो फिर उसके बाद में कोई जवाब नहीं होता है, देयर इज नथिंग टू डिस्कस। वो तो हमारा एक स्पेशल रेफरेंस था, उससे हम जुड़े हुए थे। सो जो रेट्रिक है ना, that rhetoric can be taken care only by good logical explanation and also by ensuring safety and security of mass, right, for a period of time. तो ये जो एक बड़े प्लान तरीके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ रखी गई अमरनाथ यात्रा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ एडिशनल इंडक्ट होती हैं हर साल, वही फोर्सेस को उन्होंने स्प्रेड आउट करके हर जगह पे वो लगा दिया। और फॉर्चुनेटली उसके साथ में कुछ समय के बाद में कोविड हो गया, तो ये 1-2 साल का जो एक मौका मिला फॉर चेंजिंग द नैरेटिव, वो काफ़ी एक अच्छा हो गया। और विद इन 6-7 मंथ्स एक्चुअली वहाँ से धीरे से सिचुएशन ठीक होती गई। ये प्री 2019 के लेवल की सिक्योरिटी फोर्सेज आ गई, इनफैक्ट आज की तारीख में उससे भी कम है जी, राइट। तो आई थिंक द गवर्नमेंट डिड वेरी वेल बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज विद देयर, सो दैट जो एक आदमी कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी कश्मीर के अंदर नहीं है, वो कहीं भी होता है, जो ये 5-6-10 लोग जो गलत होते हैं ना, 1% 2%, वो बाकी 99 को फोर्स करते हैं आने के लिए। खासतौर से कश्मीर में ये था, अगर आप नहीं आओगे तो आपके शीशे तोड़ देंगे, आपके बारे में बेइज्जती करी जाएगी, अब आप सर वैसे झुका के बैठे हुए हो। सो पीपल आर कंपेल्ड टू कम ऑन स्ट्रीट। अब जब आप स्ट्रीट में आ जाए तो आप नारे तो लगाओगे, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि तो सब आगे आगे ऊंची ऊंची नारे लगाते हैं। दैट इज अ कंसेप्ट व्हिच वाज फॉलोड एंड पीपल वर पुश्ड आल्सो नंबर ऑफ टाइम। So this was, I think, a very good decision. Second was a number of activity which was done. Most important, जैसे भी 2-3 दिन पहले 2 गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो OGW और टेररिज्म की हेल्प, टेरर की हेल्प करते थे, टेररिस्ट की, उनको आपने निकाल दिया। एक जब ये मैसेज आने लगा कि यार आप हमारे साथ बैठोगे, खाना हमारे साथ खाओगे, हमारी नौकरी करोगे, देश की नौकरी करोगे, मगर दुश्मन का साथ दोगे, वो चलेगा नहीं। सो दिस स्टार्टेड दिस थिंग, द करिकुलम हैज स्टार्टेड चेंजिंग, राइट, द एजुकेशन सिस्टम हैज स्टार्टेड चेंजिंग। फिर तकरीबन 10-12 साल से कश्मीर का जो यूथ है वो बाहर जा रहा है, पूरे देश में दुनिया में देख रहा है, हर जगह मॉडर्निटी है। हमारे यहाँ पे अभी रेडिकलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, और फिर सामने ही उनको नज़र आने लगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ की भयावह हालत देख रहे हैं। तब तक उधर वो तालिबान वाला रिजल्ट हो गया, जहाँ औरतें लड़कियाँ भी एजुकेशन नहीं, दे आर दिस कम्युनिटीज वेरी मॉडर्न कम्युनिटी, दे वांट देयर गर्ल्स टू स्टडी, लड़कियाँ पढ़नी चाहिए, काम करना चाहिए, औरतों को बाहर जाना चाहिए। एक्चुअली हिस्टोरिकली ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये कहीं चेंज हुआ है पिछले कोई 30-40 साल के अंदर, जब ये थोड़ा सा कहते हैं रिलीजियस लीडर्स का वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हाथ हो गया। वरना ये तो जैसे नॉर्मल, जैसे हर जगह दुनिया में आप कहीं भी किसी पहाड़ी देश में चले आइए तो जो पहाड़ी लोग हैं उनकी औरतें एक स्कार्फ पहनती हैं जी। उज्बेकिस्तान में चले जाओ, ताजिकिस्तान में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, चाहे नॉर्थ ईस्ट में या हिमाचल में चले जाओ। तो जब मैं वहाँ पहले था तो वहाँ पे इनफैक्ट 95-2000 तक मैंने औरतों को बुरकों में नहीं देखा। स्कार्फ पहनना, फेरन पहनना, बाहर काम में चले जाना। ये जब रेडिकल इस्लाम को यूज़ करके दिमाग चेंज करना शुरू करा, मैंने बताया ना आपको 95 के बाद में फिर फतवे जारी शुरू हो गए कि लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी, जीन नहीं पहनेंगी, और आप ऐसे आओगे, बात नहीं करोगे, ऑल दैट थिंग जो एक सऊदी अरब किसी और रास्ते पे जा रहा है, ये लोग कहीं और रास्ते पे जा रहे थे जी, ठीक है। सो वो इन्होंने इन्फोर्स करना था, थोड़ा सा चेंज हुआ, नॉट इज बैक टू मच बेटर। सर दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन कि ये जो शांति हमें ऑन द फेस ऑफ इट सरफेस पे दिख रही है, टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई हाई लेवल ऑफ वायलेंस, काइनेटिक वायलेंस नहीं नज़र आ रहा है, पर जो रेडिकलाइजेशन लोगों का हो चुका है सर, कहीं ना कहीं सोसाइटी तो रेडिकलाइज्ड हो गई है, तो ये रेडिकलाइजेशन क्या किसी न किसी दिन सिर उठाने की संभावना है? क्या इसको काउंटर किया जा सकता है? देखिए, मेरे से कई लोग सवाल पूछते हैं तो मैं सबका जवाब यही देता हूँ, शांति है, शांत नहीं है। इट इज़ पीसफुल बट पीस इज़ नॉट देयर। हर आदमी ये चाहता है कि 4 साल के अंदर जादू हो जाए, ठीक है। जो एक आइडियोलॉजिकल किसी भी चीज़, चाहे एक कम्युनिज्म का हो, चाहे राइटिस्ट का हो, चाहे कैपिटलिज्म का हो,
चाहे रिलीजन का हो, जब वो एक बार आपके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है वो नेस्ट करता है। जब तक एक सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज ना हो जाएं, वो सबके लिए चेंज जाएंगे तो 90% लोग सही रास्ते पे आते हैं, एक मॉडर्न रास्ते पे आते हैं। मगर फिर भी जो 1-2% होते हैं ना, उनके दिमाग में यही होता है कि यार हम तो अलग हैं। वो ये नहीं चाहता कि हमारा पूरा देश जो है जी अलग अलग जातियों का, अलग अलग प्रजातियों का, अलग अलग कल्चर का, अलग अलग खान भाषाओं का, ये उन सबका सम्मिश्रण है और तभी वो इतना स्ट्रांग है, राइट। वो ये कहते हैं नहीं यार भाई मैं तो अलग हूँ, मुझे तो अलग ही चाहिए और मुझको अपना अलग देश चाहिए। उसमें क्या है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊँगा, प्रेसिडेंट हो जाऊँगा और मैं बाहर सब जगह चारों तरफ जाऊँगा, ऐसा कुछ उनके दिमाग में होता है। उनको ये नहीं मालूम कि एक बार हो गया तो जो इनका हिसाब किताब जो भी चल रहा है ना, फाटा में चल रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है और POJK में चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, ठीक है, और जो भयावह चीज़ें हो रही हैं वो सब इनको झेलना पड़ेगा। ये समझ में आता है, बट वो जो एक दो थोड़े लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में ही आता है। तो वहाँ पे भी शांति तो है कि यहाँ पे भी वायलेंस नहीं है, मगर जो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है, जो कुछ लोग हैं जो वो पढ़े हुए हैं 90s के, और जो अभी उनके दिमाग में अभी भी वो कीड़ा है, ठीक है। और ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 70-80 लाख अगर 1% के पास में भी कीड़ा है तो वो 1% जो है उस कीड़े को काफ़ी तेज़ी के साथ में फैला भी सकता है। और यूथ तो फिर आपको उसको बेवकूफ़ बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा सा अच्छे स्लोगनिंग करो, अच्छे से वो पिक्चरें ले आओ, कुछ सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करो, यूथ कैन टर्न एनीवेयर इफ़ यू वांट। सो आई थिंक इट इज स्टिल देयर इज़ अ इशू ऑफ रिलीजन विच इज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग। देयर इज़ एक वन अपमैनशिप बोलते हैं ना जी, एक वो भी है कि हम जितनी गाली सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, जितना उनका बुरा भला कहेंगे, जितना हम उनके एंटी जी, उतना मुझको वोट मिलेगा और उतनी मेरी पावर होगी। सो एक टाइम था ये 4-5 साल के अंदर एक मॉडर्न तबका, एक बैलेंस तबका, एक सोच विचार, नए सोच विचार का तबका आगे आ गया था, बोलता भी था, अभी भी बोलते हैं बच्चे, बट वो धीरे धीरे जैसे ही ये इलेक्शंस हुए अब उनको लगा कि भाई ये तो जब भाई जो इलेक्शन में भी तो लोग उसी तरीके से आते हैं ना वापस, जो जितना आप पूरे देश में देख लीजिए, जो सेंटर को बुरा भला कहेगा उसको ज़्यादा वोट मिलता है, ठीक है। तो और ये इस गवर्नमेंट के साथ नहीं, वो हर गवर्नमेंट के साथ में ऐसे ही होता है, जो भी सेंटर में है उसको थोड़ा सा, सो दे हैव नाउ गॉन साइलेंट एंड दैट इज़ माई वरी कि जो एक मॉडर्न वॉइसेस हैं वो थोड़ा सा भयभीत होकर बोलती हैं, ठीक है। सो समवेयर एज ए नेशन हमको वो जो मॉडर्न वॉइसेस हैं, जो एक प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको नर्चर करना है, न कि जो नेगेटिव वॉइस हैं। क्योंकि हमारे 70 साल 75 साल के अंदर जिसने हमारे ऊपर पत्थर फेंका, हमने उसको पैसा दिया। जिस पार्टी ने, जैसे हुर्रियत के साथ में आपको हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं जी, यू नो, यासीन मलिक के साथ में क्यों हाथ मिलाना है आपने, वो टेररिस्ट है, टेरर है जी। बट जब आप उसके साथ में हाथ मिलाते हो तो जो बाकी चोर चक्का गुंडा है वो भी कहता है यार मैं हथियार उठा लूँ, फिर बाद में सरेंडर कर लूँगा, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाएगी जी। मगर इखवानी जिसने आपके साथ में हाथ उठाया था, आपने उसको ऐसे हवा में छोड़ दिया। सो दिस इज अ सिग्नलिंग विच यू डू। जो देश के साथ में काम करेगा हम उसको ज़मीन पे छोड़ देंगे, वो मर जाएगा, कटेगा जाएगा, और जो हमारे बरखिलाफ काम करेगा हम उसको और पैसा देंगे, उसको और कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का फ़ायदा देंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उसको हम लुक आफ्टर करेंगे। ये जो नीति है, जब तक ये नीति हमारी चेंज नहीं होगी, और वो काफ़ी हद तक चेंज है, राइट, बट आई थिंक इट हैज़ टू बी फर्म लॉन्ग टर्म। तब तक वो दिमाग में नेशनल पॉलिसी के तौर पे जैसे सर हमारे यहाँ शायद वो लैक करते हैं हम, कि किसी भी चीज़ को लेकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है उस पर एक यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए। इसको आगे बढ़ाते हुए सर पिछले कुछ महीनों से कहा जाए कि जो काइनेटिक वायलेंस है वो कश्मीर वैली से हट करके शिफ्ट होता दिख रहा है, जम्मू कठुआ इन रीजन्स में जो वायलेंस हो रहा है। तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कश्मीर था अभी तक वायलेंस का, ये क्या पाकिस्तान इसको शिफ्ट करके अब जम्मू ले जाना चाह रहा है, या एक फेंट दे रहा है, एक डॉज दे रहा है कि जम्मू में दिखा करके वापस कश्मीर वैली को एक्टिव कर रहा है? हाँ, सो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान करना चाहता है, ठीक है,
पाकिस्तान कहीं भी कर लेगा, वो चाहेगा यहाँ करना है, वो हर जगह करना चाहता है। मगर एक जब ये काफ़ी हमने हमारे देश के अंदर एक और बहुत तकलीफ बीमारी है और उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे ही आपके साथ में चाइना वाले ने हाथ बढ़ाया, बहुत चलो चलो हाथ मिला लेते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हो गए। जी। पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्वीट टॉक कर लिया, चलो चलो दोस्त हो गए, फिर ये सारे पीछे घूम के आपको घूम देते हैं। जी। ठीक है। वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग सक्सेस टू सून। ठीक है, मैच चल रहा है, पहले गोल कर दिया तो अब तो जीत गया, फिर उसके बाद में 4 ठुक जाते हैं आपके ऊपर। दैट इज समवेयर इन आवर डीएनए विच इज रॉन्ग। हमें भी लोगों को लगने लगता है कि अब तो टेररिस्ट नहीं है, मगर वो नहीं, टेररिज्म तो है। जी। ठीक है, सेपरेटिज्म है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब लोगों ने उठाया, राष्ट्रीय राइफल फोर्स को निकाल दिया जम्मू के इलाके से। जो आरआर थी उसकी एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था। जो गांव वाला है वो भी खुश रहता है उसको देख करके, क्योंकि उसको मालूम है इसके रहने से जो ये गलत वॉइसेस हैं, रेडिकल वॉइसेस हैं, वो दबी रहती हैं। जो टेररिस्ट है वो वहाँ नहीं आता है, जो रिक्रूटमेंट है वो वहाँ से नहीं होता। बच्चों के साथ में गेम, मीटिंग, बातचीत, बिकॉज लड़के भी यूथफुल होते हैं ना, हमारे कंपनी कमांडर यूथफुल होता है, उनके साथ में बातचीत करना एक अलग से रुझान रहता है। अब वो वहाँ से कई फोर्स उठा करके कहीं और डाल दी, वो एरिया खाली हो गया। जब वो एरिया खाली हो गया तो आपको लग रहा था कि टेररिस्ट नहीं है तो सब सेफ है। टेररिज्म नहीं देखा आपने, रेडिकलाइजेशन नहीं देखा, और वो चीज़ वहाँ पर पनप गई। जो OGW नेटवर्क थे वो दोबारा आ गए, थोड़ा सा जो एक सिस्टम था वहाँ पे दोबारा शुरू हो गया। जी। सो आई थिंक दैट वाज वन पार्ट। एंड सेकेंड इज जो ये इलाका है कश्मीर, वो चेंज नहीं हुआ। कश्मीर नेटवर्क्स जो आरआर की जो ग्रिड्स हैं, पुलिस CRPF की जो ग्रिड्स हैं, वो बिल्कुल सेट है। तो वहाँ पे हर चीज़ मालूम है। जैसे ही वहाँ पे कोई टेररिस्ट आएगा तुरंत आपके पास में खबर आ जाएगी, साहब वो देखो आ गए, ठीक है, प्लीज सॉर्ट इट आउट। कोई आदमी गलत बात करेगा तो आपके पास, एक तो उन्होंने देखा है सफर होते हुए। जी। ठीक है, ये चीज़ इस इलाके में लोगों को नहीं पता है। तो ये पहले जम्मू वाला जो इलाका था, साउथ ऑफ पीर पंजाल, वो सिर्फ ट्रांजिट रूट के लिए होता था। अब वो वहाँ पे सेफ हेवन हो गया। जब सेफ हेवन होगा तो कांटेक्ट होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा, सिविलियन देखेंगे और फिर वो मारे जाएंगे। दूसरा क्या है कि ये जो इलाका है वो काफ़ी मुश्किल इलाका है। कश्मीर का भी इलाका बहुत मुश्किल है, मगर अब मैं कश्मीर में वहाँ रह रहा हूँ, मैं रोज़ वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ, मेरे को वाकफियत है। अब इस इलाके में आप फोर्स कहीं से लेके आ जाओ, कहीं से लेके आ जाओ, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। काफ़ी जंगल भी है यहाँ पर। कश्मीर के इलाके में कुछ जगहों पे जंगल है, राइट, मगर ऊपर पथरीला इलाका है तो खुला इलाका है। ये लोअर हाइट्स पे है तो जंगल है, टेरेन डिफ़िकल्ट है, फोर्सेस कम हैं और गुफाएं हैं, केव्स हैं, तो टेक्नोलॉजी की यूज़ से आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, सो ये सब जो रीज़न है ये इसकी वजह से। एक ऑपरेशन जो हम कश्मीर में करते हैं, गांव के अंदर जो ऑपरेशन हो तो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। गांव के बाहर का जो ऑपरेशन होता है वो 2-4 घंटे में होता है। वहाँ पे कोई जंगल के अंदर ऑपरेशन होता है वो 1 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। बिकॉज वी कैन कॉन्सेंट्रेट फोर्सेस, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। बट अच्छा, इंटेलिजेंस भी वहाँ सटीक होती है। यहाँ पे इंटेलिजेंस, बिकॉज आप देख ही नहीं रहे, इंटेलिजेंस तो आदमी लेके आएगा ना। तो जब लोग ही नहीं देख पा रहे उसको तो फिर इंटेलिजेंस कहाँ पे लेके आएगा। सो द कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या यही रीजन है सर कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशंस जो है ये लंबे चल रहे हैं, उनका न्यूट्रलाइजेशन भी उतना नहीं हो रहा है टेररिस्ट का? वो नेचुरली भाई, जंगल के अंदर आपको 5 मीटर के ऊपर नजर नहीं आता है, कितनी फोर्स लगा लोगे। और जब तक आप वहाँ पे पहुँचे, वो एक केव के अंदर पत्थर के बीच में बैठ के चुप गया, और ऐसे क्लिफ है, वो साथ में बैठा है, वो तो देख रहा है कि 2 दिन 3 दिन सर्च करेंगे, चले जाएंगे बंदे। तो आपने 3 दिन 4 दिन सर्च किया, वो तो उसकी तो जान पे बनी है ना जी, वो तो बैठा रहेगा। फिर आप 4-5 दिन ढूंढ के चले जाओगे, वो जिंदा वापस। सो जंगल और माउंटेन के अंदर जो ऑपरेशन करना होता है बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होता है। मैं तो 3 टेन्योर मेरे जंगल और माउंटेन के हैं। आई फुल्ली अप्रिशिएट जो फौज वहाँ कर रही है, इट्स नॉट सो इजी। सर एक अंतिम प्रश्न, कई बार आपने नाम लिया सर एक फोर्स का, राष्ट्रीय राइफल्स, इसका एवोल्यूशन भी आपने देखा है सर। इसमें कुछ रहस्य है सर इस फोर्स में, और ये इसका एक अपना ग्लैमर भी है सर। ये कैसे ऑपरेट करती है सर, ये फोर्स कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे लोग चुने जाते हैं? क्योंकि लाते तो आप आर्मी से ही हैं सर,
आर्मी से ही डेपुटेशन पे आते हैं, हमारी आर्मी ऑलरेडी काफ़ी एफिशिएंट है, तो राष्ट्रीय राइफल्स में वो अलग चीज़ क्या है सर? वो एक जिसको कहिए ना सर, एक यूएसपी क्या है इसका? वो एक्चुअली में राष्ट्रीय राइफल जब आई तो एक बहुत ही बुरे समय के अंदर आई, काफ़ी कैजुअलिटीज़ देखी उन्होंने, ठीक है। फिर एक वो टर्न कराया उसने उस पूरे सिस्टम को। तो क्या होता है ना, एक ट्रेडिशन होता है आपके अंदर, धीरे धीरे ट्रेडिशन हो जाता है। जैसे यही हम ही एज एन इंडियन जब हम अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो लाइन में खड़े हो जाते हैं टक्कर के, और यहाँ आए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही हमारा बिहेवियर चेंज आता है। वही जो ट्रेडिशन होता है एक राष्ट्रीय राइफल का, वो ट्रेडिशन वो इतना बढ़िया ट्रेडिशन है कि जो बाहर से एक नया सोल्जर आता है, वो जब आते ही वो चेंज हो जाता है एंड ही बिकम्स एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। और मैं तो मतलब मैंने तो आरआर को बहुत देखा है, मैं तो कमांडर रहा हूँ, बॉस रहा हूँ आरआर का। एक ये लाइन मैं बोलता हूँ, जब वो टेररिस्ट को देखता है तो वहशी हो जाता है, और उसका एक बड़ा बैलेंस है। जैसे ही वो एक बच्चे को देखेगा तो एक कोई रोल, एक जो फौजी है, फौजी का ये रोल नहीं है। हमारा रोल होता है दुश्मन देखो फायर करो, हम सिविलियन से बात नहीं करना चाहते, ठीक है। हम कैंटोन में रहते हैं बिकॉज हमारा दिमाग एक ट्रिगर है, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में नहीं है। कमरे में सो रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, डिप्लॉय हुआ, फायरिंग करी, बिकॉज इट्स अ मिशन ओरिएंटेड थिंग। आरआर में ऐसा नहीं है। आरआर में आपको टेररिस्ट को देखना है तो मारना है, बुजुर्ग को देखना है तो उसको हेल्प करनी है, यूथ को देखना है तो उससे प्यार से बात करना है, बच्चे को देखना है तो गोदी उठाना है, औरत को देखना है तो उसको राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल या आदाब बोलना है। वो जो स्विच है, वो एक ट्रेडिशन ऐसा सेट हो रखा है कि वो आ जाता है। वो दे आर इनटू ऑपरेशन 24 आवर्स, 24/7। वो बिस्तर में तो सोता नहीं है, आरओपी पे निकल गया, आईडी सर्च पे निकल गया। वो जो ट्रेडिशन है, वो एक बुजुर्ग जो पुराना होता है, जो 2 साल 3 साल लगा के जा रहा होता है, वो अपने नए आने वाले बच्चे को देके जाता है। सो वो भी जब आता है तो फिर वहाँ की जो किस्से हैं, यहाँ पे खाई है, यहाँ पे इंटेलिजेंस है, ये गांव के अंदर ये वाले लोग अच्छे हैं, ये थोड़ा सा खराब है, ये जो एक इंटेलिजेंस भी होती है वो वहाँ पे एक चलती है, टेरेन के बारे में, लोगों के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, समय के बारे में, और फिर वो उसके नस में आता है। तो जब वो चलता है, अपने पोस्ट से बाहर निकलता है, तो उसका तरीका ही चलने का एक अलग होता है। आपने देखा होगा एक आरआर का फोर्स का जब जवान चलता है, वो यूनिफॉर्म ड्रेस में नहीं चलता, वो ऑपरेशन सेंस में चलता है। उसकी टी शर्ट कुछ है, पैंट कुछ है, बिकॉज वो विद इन मिनट्स आउट हो जाता है। जैसे ही हुक्म होगा तो विद इन मिनट्स वो अपने पोस्ट से बाहर। सर उसकी वॉक भी अलग होती है? वॉक भी अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो इसी नोट पे सर, अब हम लोग इस इंटरव्यू को, इच्छा तो बहुत है सर कि चल सके, पर समय की बाध्यता हमेशा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय, बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।